Dear student, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे स्वतंत्र भारत के राजनीति का चैप्टर 5 जो था कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां तथा उसकी पुनर्स्थापना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस प्रणाली जो चौथे आम चुनाव के पश्चात भारत में अपनी पहचान उस तरह की नहीं बना पाई थी जो लगभग 3 आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात रही थी। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस का विभाजन और उसकी पुनर्स्थापना हुई। कांग्रेस के विभाजन में हम सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि कांग्रेस जो थी, इसके तहत भारत राज्य में बनी अधिकतर जो कांग्रेसी गठबंधन की सरकार ज़्यादा करके थी, वो बहुत दिनों तक नहीं टिक पाई थी। इस सरकार ने बहुमत खोया था और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या राष्ट्रपति शासन लागू करवाना पड़ा था। इंदिरा गांधी को असली चुनौती का विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से ही टूट मिली थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 2 गुट हो गए थे। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर अपनी प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट के नेताओं को आशा थी कि इंदिरा गांधी उनकी हर बात को मानकर चलेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, जिसके कारण दोनों के वैचारिक मतभेद तो हो गए थे। और इस समय इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी, तो उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया और 1967 में कांग्रेस द्वारा खोई हुई सत्ता हासिल कर पाई। इंदिरा गांधी अपनी सूझबूझ से साधारण सत्ता संघर्ष की विचारात्मक संघर्ष का रूप दे दिया और मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति के अंतर्गत अपनी कुछ सूत्री कार्यक्रमों को अपनाया, यानी 10 सूत्री कार्यक्रम थे उनको अपनाया था। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो 1969 में कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस समय, कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप के बीच इंदिरा गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी कि विभाजन के बाद कांग्रेस के दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा है कि 1967 में निर्वाचित हुई लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 1972 तक था और इंदिरा गांधी ने 1 वर्ष पूर्व ही लोकसभा को भंग करने का सुझाव भी दिया था और 27 दिसंबर 1970 को चौथी लोकसभा को भंग कर दिया गया, जिसके साथ ही साथ 1971 में नए चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसमें कुछ कारण भी थे कि ऐसा क्यों किया गया।
इन कारणों में हम ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया था और उसने अपना अस्तित्व भी खोया। तो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए विपक्षी दलों के सहयोग की ज़रूरत थी। उस समय कुछ विपक्षी दलों जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मुस्लिम लीग आदि ने इंदिरा सरकार को समर्थन दिया था। फिर हम यहाँ पर ये भी देखें कि कई राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी के प्रत्याशियों को सफलता भी मिली थी। तो उन्हें यह विश्वास हो चला था कि उनकी पार्टी को भी सफलता आगे मिलेगी चुनाव में। फिर यहाँ पर ये भी देखें कि 1967 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले का फैसला दिया था, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रीवी पर्स जो समाप्त किया गया था उसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। तो इस तरह प्रगतिशील नीतियों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी और संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि इंदिरा सरकार को प्राप्त नहीं था। तो नए चुनाव के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता था, ये भी एक बात रही थी। और इस तरह से देखते कि इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील कल्याणकारी नीतियों के कार्यक्रम भी बहुत सारे सामने आए, जैसे गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स क्या था? जो हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजा जो थे उनको सरकारी खजाने से उनको पैसे दिए जाते थे, उनको उनके पूरा खर्च सरकार उठाती थी। तो इन सब चीज़ों इस प्रीवी पर्स का अंत कर दिया गया था। और तो ये जो नए चुनाव द्वारा इस को काफ़ी चुनावी जीत में परिवर्तित किया गया था, यानी नए चुनाव द्वारा इस लोकप्रियता को जीत में परिवर्तित किया जा सकता था। वो समझ चुकी थी कि इन सभी कारणों से हमें अपने कांग्रेस पार्टी की खोई वजूद को सामने लाने के लिए ये सभी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो उन्होंने समाज के सामने समाज के कार्य को लेकर के सभी तबकों का लाभ हो, इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने बनाने का प्रयास किया। फिर उस समय ये भी देखा गया कि 1971 में चुनाव में विपक्षी पार्टी जो थे वो सारे एकजुट हो गए, जिसे ग्रैंड अलायंस भी कहा गया। इसका मतलब क्या है? महान गठबंधन। तो इस गठबंधन का कारण क्या था कि 1971 में जो चुनाव के समय भारतीय साम्यवादी पार्टी को छोड़ करके सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी वो सरकार में कांग्रेस का समर्थन कर रही थी और पुरानी कांग्रेस पार्टी ने भी कई विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का निर्माण किया था, जिसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो गठबंधन में साम्यवादी को छोड़कर के इंदिरा कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियां शामिल थी। तो गठबंधन 1960 में प्रचलित गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा का ही एक परिणाम था। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो इस समय चुनाव जीता था, उस समय कांग्रेस के पूर्व चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी पर रोक लगा दी गई थी और नए कांग्रेस को गाय बछड़े का नया चुनाव चिन्ह आवंटित दिया गया था। तो इस चुनाव चिन्ह पर इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। उनकी राजनीति के तहत हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस आर के गठन के पश्चात इंदिरा गांधी पहली बात ये रखी थी कि उन्होंने पार्टी को अलग करके निर्वाचकों के प्रत्यक्ष और संबंध स्थापित किया था।
यानी जितने निर्वाचक थे उनके सामने ये एकदम सामने से उनसे संबंध स्थापित किया और उन्होंने एक सामाजिक योजना शुरू की जो कांग्रेस का बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने ये हम लोग देखे कि 1970 में एक मध्यावधि चुनाव कराए गए और एक व्यक्तिगत आंदोलन भी शुरू हुआ जिससे समाज में दबे हुए तबके, गरीब, दलित, महिलाएं, मुस्लिमों से अपील की गई। तो इस तरह जब इंदिरा जी के पूर्व साथी कांग्रेस ओ ने अपना आंदोलन इंदिरा हटाओ से शुरू किया, तब इंदिरा ने एक अपना आंदोलन चलाया। उसका नाम क्या था? गरीबी हटाओ। जोर शोर से चलाया। 5वें आम चुनाव में कांग्रेस आर को 44 सीटें ही मिली, लेकिन कांग्रेस आर को 518 में से 552 सीटें मिली थी। तो इस तरह हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस ओ को सिर्फ 10% और कांग्रेस आर को 44% वोट मिल सके थे। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत और इंदिरा का 10 करोड़ शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर जोर दिया था, जिससे उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी और कांग्रेस आर को 1972 में 1972 में विधानसभा चुनावों में भी लाभ मिला। तो इंदिरा ने भारत की राजनीति नक्शे में अपने आप को मजबूत स्थापित कर लिया था और शक्ति के एकाध को भी काफ़ी मजबूत बना लिया था। वह दल और सरकार दोनों की प्रमुख बन गई, ऐसी शक्ति के साथ जिसने उन्होंने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री को अपदस्थ भी किया और इस पार्टी के नेताओं में वह अपनी वफादारी इंदिरा गांधी के सामने साबित करने की होड़ मच गई। 71 में ये भी देखा गया कि इंदिरा गांधी सोवियत संघ के साथ शांति और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इससे इंदिरा की अंतर्राष्ट्रीय जीत का भी नाम दिया गया। पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत की जीत ने साबित कर दिया कि उनका साहस और निर्णय क्षमता अटूट थी। ये सभी की कल्पना से अलग थे। तो यहाँ पर हम 1971 के चुनाव में ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव पूरी तरह कांग्रेस के नाम रहे। 4 साल के अंतराल 1972 में विधानसभा चुनाव इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने हासिल कर लिए थे। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था, बल्कि इस पार्टी को लोकप्रियता के हिसाब से वही स्थान प्राप्त था जो शुरुआती दौर में हासिल था। यानी इतनी बड़ी जीत हो चुकी थी कांग्रेस की, तो ये अलग किसकी पार्टी थी? यह पार्टी पूर्णतया अपनी सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर ही आश्रित थी। अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि हम शुरू में देखे कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत सभी के हित, सबको मत को लेकर के चलने वाली पार्टी थी। इस बार जो पार्टी संगठित होकर के सामने आई थी वो सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्ग, गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर ज़्यादा निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। अब ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद भी नई कांग्रेस में जनता की आकांक्षा और अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन जो थी वो भी छोटी पड़ गई। तो विकास और आर्थिक राजनीति की बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश, लामबंदी लगातार बढ़ते रहे।
इन बातों में से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ था और जिससे देश की संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। फिर हम ये भी देख रहे थे कि देखा यहाँ पर कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी खोई वजूद को वापस तो लाया, लेकिन उसकी पूरी प्रकृति को बदल करके। तो यहाँ पर 1971 के चुनाव का मुकाबला कांग्रेस हार के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर कई नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। तो इस तरह किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी अपनी संगठित ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा किस तरह से होता है। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि जिसमें इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई थी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ थी जो भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सभी पार्टी जो थे चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए थे। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ ऐसी बात थी जो उसके बड़े विपक्षियों के पास नहीं थी। तो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और कार्यक्रम था, जो कि ग्रैंड अलायंस के पास कोई नियोजित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। तो ये देश भर में कांग्रेस अपनी प्रचार किया कि विपक्षी गठबंधन के पास मात्र एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा, जिससे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। तो इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र, समृद्ध ग्रामीण भू स्वामित्व, शहरी संपदा, परिसीमन, आय, अवसर समानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपना चुनाव अभियान में जोर दिया। तो गरीबी हटाओ के नारे ने इंदिरा जी को बहुत वंचित जितने भी तबके थे, जैसे खासकर भूमिहीन, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेजोड़ नौजवान, इस तरह नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। वो समझ चुकी थी, वो जान चुकी थी कि किस तरह अगर हम इनको अपनी पार्टी का संरक्षण दें तो इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से गरीबी हटाओ की योजना जो थी एक हथियार के रूप में सामने आया, इनके काम आया। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार जो थी, इसने कई लाभ भी दिए। जनता से सीधे अपील कर इंदिरा ने अपने विरोधियों को मसल दिया भी था। तो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए पार्टी ने विकास और गरीबी कम करने की आम मांगों को उठाया और यह सब किया जाना था मुख्य उद्योगों पर राज्य नियंत्रण और उद्योग तथा मजदूर अधिनियम पर राज्य नियंत्रण निवेश द्वारा। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी में किसी भी गरीबों का उद्धार करने का वादा किया था। गरीबी हटाओ एक जादुई नारा था, क्योंकि ये लोगों के बहुत लोगों को आकृष्ट किया। इंदिरा ने वोटरों की उदासीनता को अपनी पार्टी के लिए वोटों में बदलने में कामयाब रही। जिस तरह से लोग वोट और ये सब ध्यान नहीं दे रहे थे, वैसे वोटरों को वो अपनी पार्टी के लिए तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि गरीबों को क्रय शक्ति बढ़ाने का उद्देश्य रखते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आर्थिक सहायता देने वाले समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गरीबी हटाओ कार्यक्रम जो था उनका,
1971 से शुरू हुआ था और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और विश्व स्तर पर बढ़ते तेलों के दाम ने सरकार की वित्त कमी को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर गरीबी हटाओ कार्यक्रम में वित्त नहीं लगाया जा सका। तो व्यापक वित्त कमी जो थी, इंदिरा जी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम को जोरदार इनको धक्का लगा, क्योंकि यहाँ पर वो कर नहीं पा रही थी जो कर सकना था, चूँकि इनका नारा था और इस पर इनको काम करना था। तो इस हालात ने सरकार के वित्त खर्चों को पहले के सालों के खर्चों का न केवल 1/3 कर दिया था और मतलब खर्चों को बहुत कम कर दिया था। और व्यापार का राष्ट्रीयकरण को भी बदल दिया गया था। बहुत सारे व्यापारों में राष्ट्रीयकरण को बदल दिया गया था। तो इस आधार पर गंभीर आर्थिक स्थिति में ये में डाल दिया था। जन समूहों ने 71-72 के चुनाव में अपना विश्वास इंदिरा गांधी पर बनाया था। लोग जो निराश हो चुके थे वो अपना विश्वास इन पर बनाया और इनको बहुमत प्रदान भी किया। लेकिन 1975 तक बहुत निराश हो गए थे सब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव ही रद्द कर दिया। आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिए चुनावों को पीछे कर दिया। तो जयप्रकाश के नेतृत्व में चल रहा इंदिरा विरोधी आंदोलन जो था अब एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया था, क्योंकि सरकार जो थी उस समय, कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी, वो अपने हालातों को, क्योंकि इंदिरा गांधी से भी बहुत कुछ पूछा जा रहा था, क्योंकि उस समय जो उन बात को एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी दबाने के लिए भी आपातकाल की घोषणा की जा चुकी थी, राजनीतिक उथल पुथल का नाम दे करके। तो उस समय 1975 में ये आपातकाल भी लगा दिए गए और हमारा जो चुनाव अभियान था वो पीछे चला गया। तो यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा इंदिरा विरोधी आंदोलन जो था वो एक लोकप्रिय आंदोलन बनकर सामने उभर कर आया था। गरीबी हटाओ की असफलता ने लोगों को मोहभंग कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ था कि इंदिरा की पार्टी का नेतृत्व 1977 के आम चुनाव में हार गई थी। तो ये थे हमारे कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां और उनका पुनर्स्थापन भी। लेकिन इस आधार पर हम ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में बहुत कुछ समाज के लिए किया भी, लेकिन बाद में उन्होंने आपातकाल के दौरान लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से अंग्रेजी शासन के तरह हमारा ये शासन हो चुका है। तो लोगों का विश्वास फिर से कांग्रेस के प्रति कम हो गई थी। लोग जितने भी विपक्षी पार्टी थे वे मिलकर के ज़्यादा, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का अभ्युदय हो पाया था और इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो कम पड़ गई। और इस आधार पर जब 1975 में उन्हें 77 के आम चुनाव से लेकर उन्होंने 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया। उस आपातकाल के हटने के उपरांत जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें फिर से कांग्रेस की हार हो गई थी। तो इंदिरा गांधी की पार्टी और नेतृत्व जो था वो 1977 के आम चुनाव में हार का कारण बन गई। ओके, डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मीनाक्षी